हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सादे पीएससी एकेडमी में। मैं हूं अविनाश सिन्हा और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में। आप सभी का जितने भी प्रतिभागी हैं जो परिवहन आरक्षक का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। जैसे हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में बेसिकली जो महत्वपूर्ण प्रावधान है ना, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर सवाल यहाँ से जो पूछे जा रहे हैं वो आपसे सॉल्व हो पाएँ। तो आज का जो डिस्कशन है उन सभी प्रतिभागियों के लिए है ना, जितने भी लोग 19 अप्रैल को बेसिकली परिवहन आरक्षक का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन इस अधिनियम के बारे में आपको दूं तो ये जो अधिनियम है बेसिकली भारत में सड़क परिवहन, यातायात सुरक्षा, ट्रैफिक नियम के बारे में कानूनी प्रावधान करते हैं, है ना। जो इस कानून के बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो यही है कि भारत में जो सड़क परिवहन के दौरान जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम से कम किया जा सके, है ना। जो बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, वाहन का पंजीकरण की हम बात करें, बीमा की प्रक्रिया की बात करें या ट्रैफिक नियमों की हम बात करें, इन सभी के बारे में यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। और दंड यानी कि जुर्माने के बारे में भी यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। क्या किसी अपराध की श्रेणी में कौन से कृत्य किसी अपराध की श्रेणी में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। तो 1988 का ये जो अधिनियम है, इसमें समय समय पर वैसे तो कई बार संशोधन भी हुए हैं और हालिया जो लेटेस्ट जो संशोधन है वो 2019 में हुआ, है ना। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं इसी मोटर व्हीकल एक्ट में उसको कवर करेंगे। मोटर वाहन अधिनियम, जैसा कि इसका नाम है मोटर वाहन अधिनियम 1988, लेकिन इसे लागू कब से किया गया, अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ध्यान में रखना, इसे लागू किया गया 1 जुलाई 1989 से। तो 1 जुलाई 1989 ये वो दिन है जब इस अधिनियम को लागू किया गया। 1988 इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1988 में संसद के द्वारा कानून के रूप में इसे पास किया गया, लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट इसको किया गया 1 जुलाई 1989 से। इस अधिनियम के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, इस जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए इसको बेसिकली बनाया गया, इस एक्ट को बनाया गया है, ठीक है। अगर प्रमुख तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस अधिनियम में क्या क्या बातें की गई है। एक तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आपको प्रावधान देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हम प्रावधान देखेंगे, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप प्राप्त कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसके पीछे कंडीशंस हैं, उनके बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे चीज़ों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोटर व्हीकल जो आप चला रहे हैं, चाहे आप बाइक चलाएं चाहे आप कार चलाएं, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी तो कराना पड़ेगा ना। तो मोटर व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या प्रोसेस है, इस बारे में प्रावधान हम देखते हैं, ठीक। अब जब आप मोटर खरीद लिए हैं, चलाने के लिए गाड़ी खरीद लिए हैं, है ना, तो आप बिना इंश्योरेंस के तो चला नहीं सकते मेरे भाई, है ना। तो इंश्योरेंस के बारे में भी इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या प्रावधान है, यानी कि वो सारी चीज़ें देखेंगे इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है। तो लाइसेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वाहन के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं यानी कि पंजीकरण की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वो इंश्योरेंस यानी कि बीमा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इतने से काम चल जाएगा क्या? इतने से काम तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ट्रैफिक नियम भी तो फॉलो करने होंगे ना मेरे भाई। आप पता चला आप रेड लाइट जंप करके जा रहे हो, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना, सिग्नल का भी तो पालन करना पड़ेगा, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना पड़ेगा, अगर कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, तो फिर ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है दुर्घटना का हो जाए, ठीक है। तो दुर्घटना के बारे में भी प्रावधान आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो दुर्घटना यानी कि एक्सीडेंट्स की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हम देखेंगे। और लास्ट में अगर दुर्घटना हो गई तो जिस व्यक्ति ने दुर्घटना की है, जो व्यक्ति दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है,
उसको दंडित भी किया जाएगा ना, तो दंड के बारे में भी प्रावधान हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम नियम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर दुर्घटना हो गई और लास्ट में हम बात करते हैं दंड की। ठीक है, तो इस अधिनियम में वैसे तो देखें ना, तो इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। 14 अध्याय हैं और बात करें धाराओं की, तो धाराएं इसमें यानी कि सेक्शन इस कानून में कितनी है? 217। ठीक, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है, मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन के बारे में कौन से प्रावधान है, बीमा के बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, नियम की बात कर रहे हैं, है ना, जो सड़क परिवहन के दौरान किन नियमों का आपको पालन करना है उसकी बात कर रहे हैं, दुर्घटना अगर हो जाती है तो उस स्थिति में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, और दंड के बारे में क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है, ये सारी बातें। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम लोग कवर करते जाएंगे। ऐसा नहीं है पूरा पूरा इंपॉर्टेंट, मतलब जो पूरा पूरा अधिनियम है वही देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया 14 इसमें अध्याय हैं, और पहला जो अध्याय होता है जनरली किसी भी अधिनियम में, उसमें प्रारंभिक के बारे में बताया जाता है, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना। और जनरल इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये है, बेसिकली अगर बात करें जनरल इंट्रोडक्शन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो पहला जो चैप्टर है इसका हम लोग जो देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि संक्षिप्त शीर्षक यानी कि अधिनियम का नाम क्या है, इसका विस्तार क्या है, ये प्रारंभ कब से होगा, इन सारी बातों के बारे में बताया जाता है। सेकंड जो इसमें धारा है उसमें परिभाषाएं, जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख शब्दावलियां जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुई उनकी परिभाषाएं, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और इस बेसिस पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस की हम लोग बात करते हैं, है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित अगर प्रावधानों की बात करेंगे तो उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस अधिनियम में संशोधन भी कई बार हो चुके हैं, 1994 में, 2000 में, 2001, 2015, 2019, ये समय समय पर इसमें संशोधन किया गया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो 2019 का है, इसको हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे, जो जो प्रमुख संशोधन हुए हैं उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कुछ बातें बताई गई है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत कवर किए गए कार्य, जिसके अंतर्गत बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करना या बिना लाइसेंस के किसी व्यक्ति को अपने स्वामित्व वाले वाहन को चलाने की अनुमति देना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई बच्चा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, आपने अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे दी, उसका एक्सीडेंट हो गया तो भैया केस आप पे होगा, उस बच्चे पे तो बाद में होगा, आप पे होगा पहले, क्योंकि आपने गाड़ी चलाने दी है ना। भारतीय सड़कों पर मोटर वाहन चलाने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज नहीं है, जैसे कि आरसी बुक नहीं है, या अगर बात करें इंश्योरेंस नहीं है, तो भी फिर ये गैर कानूनी कार्य है इस मोटर वाहन अधिनियम के तहत। तो ये कुछ वो प्रमुख कार्य है, इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करना, आवश्यकता पड़ने पर बिना परमिट के गाड़ी चलाना, अगर परमिट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप परमिट नहीं है फिर भी गाड़ी चला रहे हो, बिना व्हीकल फिटनेस रिपोर्ट के ड्राइविंग करना, आपकी गाड़ी का कंडीशन ही बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी आप ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ पर भी इस कानून के तहत आप पर दंड लगाया जा सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है। तो ये वो सारी तमाम चीज़ें हैं, हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अध्याय 2 जो है ना वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि थोड़ा एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे थे, पहले हम लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या क्या प्रमुख प्रावधान है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम लोग जान लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली वाहन रजिस्ट्रेशन, है ना, रजिस्ट्रेशन के बारे में चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन फिर बेसिकली एक एक करके हम लोग बीमा, ट्रैफिक नियम, दुर्घटना, दंड से संबंधित प्रावधान को देखेंगे। आपको जो धारा याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो धारा है वो है धारा नंबर 3। 1 में और 2 में तो हमने देखा वो प्रारंभिक बेसिकली अधिनियम का नाम और शब्दावलियों के बारे में बताया गया, धारा 1 और धारा 2 में। इंपॉर्टेंट जो आपके लिए एग्जाम के लिए चालू होता है वो होता है धारा 3 से, जिसमें बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, अपने घर में आप चाहो तो चला सकते हो गाड़ी बिना लाइसेंस के, अगर आपका घर बहुत बड़ा है भैया, बहुत फार्म हाउस वगैरह है आपके पास, है ना, 4-5 एकड़ का खेत है, आपने बनाया उसको,
है ना, चलाने के लिए ग्राउंड टाइप से बना दिया। आपका पर्सनल स्पेस है, वहाँ पे आप चाहो तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि सार्वजनिक स्थान मतलब आपको पता ही है ना, जो सड़क वड़क है या सरकारी ग्राउंड वगैरह की हम लोग बात करें, कहीं भी अपने घर को छोड़कर कहीं भी ले लो यार, सार्वजनिक स्थान में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मोटर वाहन आप नहीं चला सकते। कैसे? बिना लाइसेंस के नहीं चला सकते, लाइसेंस है तो चला सकते हैं, ठीक है। तो धारा 3 के बारे में आपको याद रखना है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। धारा 4 बेसिकली क्या बता रहा है, मोटर चलाने के संबंध में आयु सीमा, आपको पता है ना कि कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, तब जाकर ही क्या बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा। एक तो धारा 3 बोल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, धारा 4 बोल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस तुमको तब मिलेगा जब तुम 18 वर्ष के हो जाओगे, ठीक है। तो दूसरी बात धारा 4 में आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर बात करें धारा नंबर 5 की, तो धारा नंबर 5 क्या बता रहा है, धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी। आपके पास मोटर वाहन है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी व्यक्ति को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने न दो, ठीक है। आप अपने बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसको गाड़ी चलाने आप न दो। अगर कोई बच्चा जो धारा 4 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु का है गाड़ी चला रहा है सार्वजनिक स्थान पर, तो अपराध आपके खिलाफ पंजीकृत किया जाएगा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी चलाने दे दी है अपनी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उसके अगेंस्ट तो अपराध होगा ही होगा, लेकिन आप पे भी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि आपने अपने वाहन को दे दिया है उस व्यक्ति को जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है। तो आपके तहत कार्रवाई कौन सी धारा के अंतर्गत होगी, ये धारा 5 के तहत, जो बताता है धारा 3 और धारा 4 के बारे में, है ना। तो कोई भी मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं देता जो धारा 3 और धारा 4 के वाहनों के प्रावधानों को पूरा नहीं करता हो, ठीक है। तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। धारा 6 बोल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध। यहां पे ध्यान में रखना, कोई भी व्यक्ति जब तक उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है जो उस समय लागू है, शिक्षार्थी लाइसेंस यानी कि लर्निंग लाइसेंस की बात की जा रही है, धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस या धारा 139 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उसमें कोई निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने वाले दस्तावेज के अलावा कोई अन्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखेगा, ठीक है। तो भैया आपके पास वही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है, अदरवाइज ऐसे अन्य लाइसेंस रखने पर आपको प्रतिबंधित किया जाता है। ये बेसिकली बताया जा रहा है धारा नंबर 6 में, ठीक है, क्लियर। तो धारा नंबर 5 बेसिकली हमने देखा क्या कि धारा 3 और धारा 4 के तहत बेसिकली अगर आप रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हैं तो ये भैया मोटर वाहन के जो मालिक है उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो धारा 8 से भी आ सकता है। धारा 6 के बारे में तो हमने देखा, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस की हम बात कर रहे हैं ना, कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस प्रदान करने पर प्रतिबंध, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 8 इंपॉर्टेंट है जो कि लर्निंग लाइसेंस प्रदान करता है। धारा 8 के तहत सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा धारा 3 है ना, जिसके तहत बेसिकली वैध ड्राइविंग लाइसेंस को होना जरूरी है बताया गया गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन आपको पता है कुछ कंडीशंस में लर्निंग लाइसेंस भी है कुछ लोगों के लिए जारी किए जाते हैं, तो वो धारा नंबर 8 के तहत जैसे बताया गया है, कोई भी व्यक्ति जो धारा 4 के तहत मोटर वाहन चलाने के लिए अयोग्य नहीं है और जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए वर्तमान में अयोग्य नहीं है, धारा 7 के प्रावधानों के अधीन रखते हुए राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। भैया जो योग्य है धारा 4 के तहत किसके योग्य है, बेसिकली अगर बात की जाए जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है उनकी बात की जा रही है, तो वो क्या करते हैं, लर्निंग लाइसेंस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर धारा 9 के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं यानी कि वो योग्य है, वह राज्य में किसी भी लाइसेंसिंग प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कैसे करेंगे, धारा 9 के अंतर्गत आप बेसिकली एलिजिबल हैं ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात है, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको ही आपको कवर करना है। धारा 9 ही वो
धारा है जिसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो प्रदान किया जाता है। और धारा 3 वो धारा है जिसके तहत आप अगर मोटर वाहन चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस का होना अनिवार्य है। धारा 10 बता रहा है ड्राइविंग लाइसेंस का स्वरूप और विषय वस्तु, है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको कवर करते चल रहे हैं। यहाँ पर आपको जो लाइसेंस के बारे में जो चीज़ें खास तौर पर इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। एक तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हुए चल रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कौन से कानून के तहत? मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा कौन सा? सेक्शन 03, ठीक है। इसके तहत आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता, आवश्यकता जो है वो अनिवार्य है। और धारा 4 बता रहा है कि आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी तो आप धारा 3 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हो। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस तो धारा 3 के तहत होना है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आप प्राप्त करोगे धारा नंबर 9 के तहत। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सेक्शन हमने कवर किया है ना, एक तो है धारा 8 जिसमें लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात की गई है। लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है 8 के तहत, और ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रदान किया जाता है वो धारा नंबर 9 के तहत। आपके एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार से आ सकता है ना, जोड़ी मिलाव वाला आ सकता है या डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस धारा के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है? धारा नंबर 9। किस धारा के अंतर्गत बेसिकली बात करें तो लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है? धारा नंबर 8। न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? धारा नंबर 4। और धारा नंबर 3 जो कि बताता है कि ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है जब आप क्या कर रहे हैं? जब आप चला रहे हैं व्हीकल, ठीक है। बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना जो है वो वर्जित है एक प्रकार से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना। इसके बाद तो अलग अलग सेक्शंस बेसिकली हम देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन, जो अलग अलग जो सेक्शन है जो आपके एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इतने कम समय में बेसिकली हम इंपॉर्टेंट सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे को हमको पढ़ना है। धारा 12 इसे बता रहा है मोटर वाहन का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियमन। कई सारे तो ऐसे एजेंसीज है ना जो बेसिकली बात करते हैं मोटर वाहन का प्रशिक्षण देते हैं। आप सड़क वगैरह में जाते होगे तो घूमते भी होगे तो कुछ कार वगैरह आप देखते होगे जो कार सिखाने वाले जो रहते हैं, तो वो क्या है, वो एजेंसीज है ना जो मोटर वाहन चलाना सिखा रहे हैं। तो ऐसे एजेंसी के रूप में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले, है ना। तो उनको लाइसेंस दिया जाएगा, उनका रेगुलेशन किया जाएगा, भाई वो सिखाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे एजेंसीज को बेसिकली पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब वो किसी को दूसरे को सिखा सकते हैं, ठीक। तो ये धारा 12 में इस बारे में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं धारा नंबर 13 मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की वैधता का दायरा, ठीक है। आपके पास जो बेसिकली हम बात करें इस अधिनियम के तहत जारी किया गया शिक्षार्थी लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा। धारा 13 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है ना एग्जाम में, आप छत्तीसगढ़ के हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या आप केवल छत्तीसगढ़ में ही गाड़ी चला सकते हो? नहीं, आप वाहन जो है पूरे भारत के किसी भी एरिया में चला सकते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ के आप निवासी हो, छत्तीसगढ़ से आपने लाइसेंस बनवाया तो वाहन यहीं चलाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। धारा नंबर 13 बेसिकली यही बता रहा है कि आपके पास जो लाइसेंस है उसकी वैधता पूरे भारतवर्ष में है ना। आर्टिकल बोल रहा हूँ मैं, सेक्शन नंबर 14 बता रहा है मोटर वाहन चलाने के लाइसेंस की वैधता। इस अधिनियम के तहत जारी किया गया लर्निंग लाइसेंस इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। जब लर्निंग लाइसेंस की बात की जा रही है, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस की बात की जा रही है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो अवधि है वो कितनी है? 6 माह। लर्निंग लाइसेंस की जो अवधि होती है वो 6 महीने की होती है, ये धारा नंबर 14 से हमको पता चलता है। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण की हम बात करते हैं धारा 15 में। कोई भी लाइसेंस प्राधिकरण उसे प्राप्त आवेदन पर इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण उसकी समाप्ति तिथि से प्रभावी रूप से कर सकता है। अब जनरली आपके पास लाइसेंस होगा तो 20 साल का टाइम पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा अपने लाइसेंस में, आप देख सकते हैं। तो जब उसका डेट जो है समाप्त होने को रहेगा तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो, नवीनीकरण उसका करा सकते हो, ठीक है। तो दो यहाँ पर धारा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो धारा 3 में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं। इसके बाद बेसिकली हम बात करें धारा नंबर 4 जिसमें क्या बताया गया? न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो इसके बारे में प्रावधान किया गया। 3 और 4 याद रखना है।
8 और 9 याद रखना है। 8 में लर्निंग लाइसेंस, 9 में बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस जो प्रदान किया जाता है। तो 3, 4, 8, 9 ये याद रखने हैं आपको। इसके बाद 14 और 15 की हम लोग बात करें। 14 में क्या हो रहा है, मोटर वाहन चलाने के लाइसेंस की वैधता। 13, 14, 15 तीनों को अगर क्रम से देखेंगे तो 13 में आपका जो लाइसेंस उसका दायरा पूरे भारतवर्ष में है। 14 में बात करेंगे तो मोटर वाहन चलाने के लाइसेंस की वैधता, जो बेसिकली लर्निंग लाइसेंस की बात कर रहा है। 14 6 महीने होती है इसकी अवधि। और 15 जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां से, सॉरी आर्टिकल नहीं, सेक्शन 12, जहां पर बेसिकली हमने देखा क्या, मोटर वाहन का प्रशिक्षण देने वाले विद्यालय, प्रतिष्ठान और लाइसेंस का विनियमन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो ऐसी एजेंसी से जो दूसरे को गाड़ी सिखाने का काम करती है, उनके खुद के लिए लाइसेंस जो है उनको प्रदान किया जाता है 12 के तहत, है ना। 13 से जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। 13 में है लाइसेंस की वैधता का दायरा, जो पूरे भारतवर्ष में रहने वाला है। 14 में बताया गया है लर्निंग लाइसेंस, जिसकी अवधि है 6 महीने की। और 15 में बताया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, जो 20 साल के लिए जारी होता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हो। ठीक है, ये बात कर रहे हैं 15 में। इसके बाद रोग विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, सेक्शन नंबर 16, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना। 17 के अंतर्गत अगर बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस को अस्वीकार करने या रद्द करने के आदेश और उनसे संबंधित अपीलें। तो अगर इंपॉर्टेंट सेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो हम जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि आप जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनको समझ सकें, है ना। क्लियर है। यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइसेंस से संबंधित चीज़ों को हम जान रहे हैं। नाउ इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक 3, 4, 8, 9 और 13, 14 और 15 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो लाइसेंस के बारे में है और जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर 18 बोल रहा है केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। 19 बोल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस रखने में अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने के लिए लाइसेंस प्राधिकरण की शक्ति। तो इस प्रकार से हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखेंगे ना, तो सेक्शन 3, 4, 8, 9 और बेसिकली बात करें तो 13, 14 और 15 तक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अध्याय नंबर 3 की, अध्याय नंबर 2 से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिए है ना। सभी के सभी प्रावधानों को पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर आप सारा का सारा चीज़ पढ़ने चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। यहाँ पर अध्याय 3 जो है बेसिकली स्टेज कैरिज के कंडक्टरों का लाइसेंस, वो परिवहन वाहनों के बारे में बेसिकली बात की जाती है, तो उसके बारे में प्रावधान है। यहाँ पर धारा 29 बताता है कि कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पूछा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में तो देख ही रहे हैं, कंडक्टर को भी तो लाइसेंस की जरूरत होती है। तो कोई भी व्यक्ति स्टेज कैरिज के कंडक्टर के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इसे इस प्रकार कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रभावी कंडक्टर लाइसेंस नहीं है। ऐसे ही टाइम पास किसी को कंडक्टर नहीं बना सकते, कंडक्टर लाइसेंस भी होना जरूरी है। ठीक है, ये धारा नंबर 29 आपको याद रखना है। कंडक्टर लाइसेंस के अनुदान के बारे में धारा 30 में बताया गया है। तो कंडक्टर लाइसेंस के बारे में आप ध्यान में रखना, धारा नंबर 29 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे, है ना, तो अब आ जाते हैं हम लोग अध्याय 4। टोटल मैंने बताया 14 अध्याय हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको ही कवर कर रहे हैं। लाइसेंस के बारे में हमने देखा, है ना, बेसिकली जो अध्याय 2 में जिसके बारे में बताया गया सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। सेक्शन 4 जिसमें बताया गया है कि भैया आप अयोग्य हो, अगर आप 18 वर्ष से कम आयु की हो तो आप ड्राइव नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 8 में बेसिकली लर्निंग लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है और सेक्शन नंबर 9 के थ्रू ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जा रहा है। 12 में बेसिकली हम लोग ऐसे एजेंसीज के बारे में देख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो बेसिकली ड्राइविंग सिखाने का काम कर रहे हैं दूसरों को। 13, 14 और 15, 13 में बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 में ड्राइविंग लाइसेंस की एजेंसी हम लोग देख लिए, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन नंबर 13, 14 और 15 जो है
वो बेसिकली लाइसेंस से संबंधित है, जो कि अगर इसको हम डिटेल में अगर आप समझने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आप मोटर व्हीकल आप चलाएंगे उसका जो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं उसका दायरा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, पूरे भारतवर्ष में जो वैध रहेगा, पूरे भारतवर्ष में वो अलाउड है आपका जो लाइसेंस है, जिस बारे में बताया गया है 13 में, है ना। आपके पास जो लर्निंग लाइसेंस है उसके बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 14 में, और सेक्शन नंबर 15 जो बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप उसको रीन्यू करा सकते हो धारा नंबर 15 के हिसाब से। और इसके अलावा धारा 29 आपको याद रखना है, जिसमें कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मोटर वाहनों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन जो कराया जा रहा है, धारा नंबर 39 काफी इंपॉर्टेंट है, पंजीकरण की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति किसी मोटर वाहन को नहीं चलाएगा और न ही किसी मोटर वाहन का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान पर वाहन को चलाने की अनुमति देगा जब तक कि वाहन इस अध्याय के अनुसार, कौन से, चौथे, पंजीकृत न हो और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, निलंबित या रद्द न किया गया हो और वाहन पर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित पंजीकरण चिन्ह न हो। कहने का मतलब ये है कि धारा नंबर 29 में तो हम देख रहे हैं कंडक्टर के लिए लाइसेंस, लेकिन 39 अब बता रहा है कि भैया गाड़ी जो आपके पास है ना उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन अगर हो गया बाद में रद्द हो गया तो भी नहीं चलेगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप गाड़ी को नहीं चलाएंगे, सीधी सी बात है। धारा नंबर 39 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस अधिनियम का, है ना, जिसके तहत अक्सर कार्रवाई होती भी है। तो 39 में बेसिकली बताया गया कि भैया जैसे सेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, और धारा 39 3 के आगे 9 लगा देना है, जो बता रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन के बिना भी आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। 40 इसके बाद बताता है कि भैया रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई कहाँ कराए, तो पंजीकरण कहाँ कराया जाएगा, इस बारे में धारा नंबर 40 हमें बताता है। ठीक है, 39 कहता है कि बिना पंजीकरण के वाहन नहीं चलाना है, और 40 कहता है कि पंजीकरण कराना कहाँ पे है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो धारा 42, 43 और 60 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मोटर वाहन स्वामी को उस राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा वाहन का पंजीकरण कराना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उसका निवास स्थान या व्यवसाय स्थल या जहां वाहन सामान्यतः रखा जाता है वो आता है। ठीक है, अलग अलग जिले में आप वाहन का रजिस्ट्रेशन जो है करा सकते हैं। तो धारा 40 बेसिकली पंजीकरण कहाँ कराया जाए इस बारे में बताता है। पंजीकरण कैसे किया जाएगा 41 बता रहा है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, धारा नंबर पंजीकरण के मामले में अगर बात करें तो धारा नंबर 39 और धारा नंबर 40 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 39 बोलता है कि भैया बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी नहीं चलाना है, और 40 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन कराना है तो कहाँ कराना है। ठीक है, जो कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राधिकरण है, अथॉरिटीज है, उसके पास आप करा सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या यहाँ पर? नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम देखते हैं बीमा से संबंधित, है ना। तो बीमा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं हम लोग, जो जो इंपॉर्टेंट है। पंजीकरण की बात करेंगे तो 39 और 40 को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको कवर करने हैं वो मैं आपको सीधे बीमा के बारे में बताऊंगा। एक धारा नंबर 53 जो है, जो बताता है कि पंजीकरण का निलंबन भी जो है वो किया जा सकता है यदि किसी पंजीकरण प्राधिकारी या अन्य निर्धारित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके अधिकार क्षेत्र में कोई मोटर वाहन यदि ऐसी स्थिति में है कि सार्वजनिक स्थान पर उसका उपयोग जनता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में उस वाहन का पंजीकरण जो है निलंबित किया जा सकता है। वो जनरली जो मॉडिफाइड जो व्हीकल्स वगैरह नहीं आते, थार है उसको मॉडिफाइड करा दिया गया तो कुछ राज्य में उन पर कार्रवाई होती है ना, कुछ जगहों पर कार्रवाई होती है कि नहीं आप इसको कैसे चला रहे हो, इलीगल है करके, तो वो जनरली इसी सेक्शन के तहत होता है, पंजीकरण का निलंबन। ज़्यादा दिक्कत अगर आती है, कुछ ज़्यादा ही मॉडिफिकेशन हो गया, सही नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाता है, बेसिकली हम लोग देख रहे हैं धारा नंबर 40 के तहत, है ना। 39 के तहत तो भैया बिना आरसी के गाड़ी चलाना ही नहीं है,
है ना, और 40 के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया जाएगा अगर कोई ऐसा मोटर व्हीकल है जो सार्वजनिक स्थान पर चलाने योग्य नहीं है, तो उसको निलंबित कर दिया जाता है 53 के अंतर्गत, है ना। तो इसको ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पंजीकरण हो रहा है 40 के तहत, निलंबित किसके तहत हो रहा है, 53 के तहत, और पंजीकरण अनिवार्य है बेसिकली हम देख रहे हैं किसके तहत, 39 के तहत, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र धारा 59 और धारा 60 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी परिवहन वाहन को धारा 39 के प्रयोजनों के लिए वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा। ये बेसिकली परिवहन वाहनों के लिए बता रहा है कि भैया परिवहन वाहन की स्थिति तो आपको पता है, ट्रक है या छोटा हाथी जिसे हम कहते हैं, उनकी स्थिति कितनी जर्जर हो जाती है कई बार, तो उनके लिए भी बेसिकली बताया गया है कि आपका फिटनेस जब तक सही नहीं रहेगा तब तक आप चलाओगे नहीं ना। तो परिवहन वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र धारा 56 के तहत निर्धारित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो बात है, इसके आगे की जो चर्चा है जिसके बारे में खास तौर पर अगर बात करें तो लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस के बारे में तो हमने कवर कर लिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने कवर किया। नाउ जो इम्पोर्टेंट है बीमा के बारे में, तो इंश्योरेंस के बारे में जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है ना वो आप आसानी से समझ सकते हैं। महिला सुपरवाइज़र जो बेसिकली साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा जिस बैच की शुरुआत की गई है, आप घर बैठे उसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, है ना। खास तौर पे जितनी भी महिलाएं हैं, ये पोस्ट बेसिकली उन्हीं के लिए है ना। तो पोस्ट आने की संभावना तो है, चुनाव का समय भी आने वाला है 2 साल में, आपको पता है। तो आप चाहें तो घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो मैं इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना उनके बारे में आपको बताता हूँ। और अब हम इंश्योरेंस यानी कि बीमा से रिलेटेड जो प्रावधान है उनको एक बार समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रमुख सेक्शन है जो इस संबंध में क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बीमा के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट का मुझे आप समय दीजिएगा ताकि मैं वो स्लाइड लगा सकूं आपके लिए। वन मिनट। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हम कवर कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक तो धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 है ना, इसके अलावा धारा 8, धारा 9, फिर हमने 12, 13, 14, 15 सब डिस्कस किया। 29 में कंडक्टर के बारे में हमने देखा, उसको लाइसेंस की आवश्यकता है। 39 में बेसिकली हम देख रहे हैं पंजीकरण, भैया आरसी होना जरूरी है, और पंजीकरण कराना कहाँ पे है, 40 बता रहा है। निलंबित कर दिया जाएगा जो 53 में जो बेसिकली हम देख रहे हैं सस्पेंड कर किया जा सकता है वहाँ पर, है ना। और नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बीमा के बारे में यानी कि इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि बिना यानी कि इंश्योरेंस पेपर के भी तो आप मोटर व्हीकल जो है बेसिकली नहीं चला सकते हैं ना। अगर चलाएंगे तो फिर बेसिकली गैर कानूनी, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है और उसके तहत दंडित किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को नोट डाउन कराने की कोशिश करता हूँ। एक तो धारा नंबर है 146 और एक है धारा नंबर 147, जिसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो बीमा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं। क्या इम्पॉर्टेंट प्रावधान यहाँ पर बताया गया है? धारा नंबर 139 जो है वो बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि थर्ड पार्टी जो बीमा है ना वो अनिवार्य है। ठीक है, तो धारा नंबर 139 के बारे में आप याद रखना, थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बोलने का क्या मतलब है? थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य।
ठीक है। थर्ड पार्टी बोलने का क्या मतलब है, एक होता है इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी, एक होता है इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो होता क्या है इसमें, यहाँ पर जैसे आप वाहन चला रहे हो, आपकी वाहन से किसी और को चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो आपका भी एक्सीडेंट हो गया भैया, सामने वाले का भी हो गया। फर्स्ट पार्टी अगर आप कराते हो तो इंश्योरेंस कवर जो है आपके व्हीकल को जो डैमेज हुआ है वो भी कवर हो जाएगा, और सामने वाले के व्हीकल में जो डैमेज हुआ है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्टी हो गया। लेकिन यहाँ पर जिस इंश्योरेंस की अनिवार्यता बताई गई है धारा नंबर 139 में, वो थर्ड पार्टी है। आप फर्स्ट पार्टी भले मत कराओ, फर्स्ट पार्टी में आपका व्हीकल का भी डैमेज कवर हुआ, सामने वाले के व्हीकल का भी डैमेज कवर हुआ। थर्ड पार्टी में आपका व्हीकल का डैमेज कवर नहीं होगा, केवल सामने वाले व्यक्ति का व्हीकल अगर डैमेज हुआ है तो वो कवर होगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो अनिवार्य है धारा नंबर 139 के तहत। फर्स्ट पार्टी के बारे में, अनिवार्यता के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, तो ध्यान में रखना इसको। ठीक है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की जो आवश्यकताएं हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है बीमा पॉलिसी की, उसके बारे में धारा 147 में बताया गया है, बट वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है 139। यहाँ पर बीमा पॉलिसी की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, बीमा पॉलिसी की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया। जो आपको इम्पोर्टेंट जो सेक्शन जो याद रखना है वो है सेक्शन नंबर 139, जिसके अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं, थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य। एग्जामिनर फंसा सकता है फर्स्ट पार्टी बीमा अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी बीमा जो है वो अनिवार्य है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है अगर हम बात करेंगे बीमा के अंतर्गत तो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है उनको हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, है ना, तो यहाँ पर एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 184, जिसके अंतर्गत ये चीज़ें हमको जानने को मिलती है। क्या चीज़ें हमको जानने को मिलती है? सेक्शन नंबर अगर 184 की अगर हम लोग बात करें तो कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं। बीच में भिलाई से एक फुटेज आ रहा था सीसी का, जहाँ पर कार को चलाया जा रहा है, एकदम रैश ड्राइविंग की जा रही। तो रैश ड्राइविंग आप देखते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, खतरनाक ड्राइविंग जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो अगर कोई इस प्रकार से ड्राइविंग करता है तो उसके खिलाफ दंड के बारे में बताया गया। खतरनाक ड्राइविंग जो है ना वो करना क्या है, प्रतिबंधित है। आप ऐसी ड्राइविंग ना करो ना भाई कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। तो खतरनाक ड्राइविंग करना जो है वो क्या है, प्रतिबंधित है सेक्शन नंबर 184 के खिलाफ। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा वो सेक्शन है जिसके तहत बेसिकली शराब पीकर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। तो सेक्शन इसका अगला वाला, ना तो आप खतरनाक ड्राइविंग करोगे और ना ही आप शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, क्योंकि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो आप वैसे ही खतरनाक ड्राइविंग करने लग जाओगे। ठीक है, शराब पीकर गाड़ी चलाना जो है वो क्या है, वर्जित है, चलाना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 185 शराब पीकर गाड़ी चलाने को प्रतिबंधित करता है। सेक्शन नंबर 184 खतरनाक ड्राइविंग को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कई बार ओवर स्पीडिंग किया जाता है ना। ओवर स्पीडिंग कहने का मतलब है स्पीड लिमिट जो तय की गई है उससे ज़्यादा स्पीड में अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वो भी प्रतिबंधित है। अभी रायपुर में कुछ कुछ जगहों पर ऐसा सेंसर जो बेसिकली लगाया गया है, जहाँ पर आप कितने स्पीड में गाड़ी चला रहे हो कैच कर लिया जाएगा, फिर आप घर बैठे रहो, आपको चालान दिया जाएगा, पटाओ फिर, है ना। तो सेक्शन नंबर 183 जो आपको ध्यान में रखना है, जिसके तहत ओवर स्पीडिंग जो है वो क्या है, प्रतिबंधित। तो ओवर स्पीड नहीं करना है। ठीक है, ओवर स्पीडिंग जो है वो आपको नहीं करनी है, ये प्रतिबंधित है। अगर आप ऐसा कार्य करते हुए पाए जाते हो तो फिर आपको इस कानून के हिसाब से क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, है ना। तो ये सारे जो प्रमुख सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर धारा 134 के अंतर्गत हम लोग देखें तो अगर दुर्घटना हो जाती है तो ये चालक का कर्तव्य जो है वो कंसीडर किया जाता है। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, केवल उन्हीं को डिस्कस करते हैं।
इतने सारे तो सेक्शन है, सबको तो आप वैसे भी याद नहीं रख सकते। 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हम कवर कर लेते हैं। 134 के अकॉर्डिंग बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, 134 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि भाई दुर्घटना हो जाएगा तो ये चालक का कर्तव्य है ना। चालक का कर्तव्य किस मामले में, चालक का कर्तव्य दुर्घटना के मामले में, ऑब्वियस सी बात है। और किसका कर्तव्य रहेगा, है ना। तो दुर्घटना हो जाएगी तो ये किसका कर्तव्य रहेगा, चालक का कर्तव्य रहेगा, है ना। उसके खिलाफ जो है वो कार्यवाही जो है वो क्या की जाएगी। और इसका जो मुआवजा है दुर्घटना के कंडीशन में, मुआवजे की बात करें तो इसी दुर्घटना जो व्यक्ति पीड़ित है उसके लिए मुआवजा की बात करें तो वो धारा नंबर 166 के तहत जो है वो प्रदान किया जाता है। किनको मुआवजा दिया जाता है, जो दुर्घटना से क्या है, पीड़ित हैं, इनकी बात की जा रही है ना। और अगर हम लोग बात करें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि हिट एंड रन मामलों से संबंधित है, तो जो हिट कर जाते हैं मतलब एक्सीडेंट किया और भाग गए वहाँ से, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी 161 के तहत। हिट एंड रन मामलों की बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है 161। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं, है ना। लाइसेंस के बारे में हमने देखा, रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने देखा, बीमा के बारे में, और बात करें तो दुर्घटना के बारे में हमने देखा, और दुर्घटना के साथ साथ जो दंड के बारे में जो बातें की गई है, जैसे कि यहाँ पर हिट एंड रन के मामले में अगर आप बात करें तो सेक्शन नंबर 161 के तहत जो कार्रवाई है वो क्या की जा रही है, संचालित की जा रही है ना। डेंजरस ड्राइविंग की बात करें, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर प्रमुख तौर पर हम देखें तो डेंजरस ड्राइविंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर 184 के तहत जो कार्रवाई की गई, 183 के तहत हम देख रहे हैं ओवर स्पीडिंग जो है वो वर्जित किया गया है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हो ध्यान में रखनी है। अगर कोई नाबालिग जो है वो गाड़ी चलाता है तो वो भी तो अपराध है। तो कौन से धारा के तहत अपराध है, तो धारा नंबर 199। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट जो संशोधन किए गए हैं इस कानून के तहत, उनके बारे में आपको अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। ज़्यादा डिटेल में तो मैंने चीज़ें नहीं बताई है, केवल जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही हमने आज की इस क्लास में समझने की कोशिश की है। और बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली देख सकते हैं, आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, 1 जुलाई 1989 से इस कानून को लागू किया गया। 1988 का कानून है, समय समय पर संशोधन हुए हैं, बट सबसे लेटेस्ट जो है वो 2019 का है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल से उसको समझेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, दंड के क्या प्रावधान है, कितना दंड मिलेगा, जो सारी जो चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हम नहीं पढ़े हैं उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा 8 और 9 की बात करें, लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की। 12 के तहत ऐसे एजेंसीज जो ड्राइविंग सिखाने का काम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा 13, 14 और 15 को हमने समझा। फिर 29 जो कंडक्टर के बारे में है, 39 के बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में बेसिकली हम देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रदान कौन करेगा, सेक्शन नंबर 40 जिसके तहत हम बेसिकली कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जैसे हिट एंड रन, दुर्घटना के मामले, ओवर स्पीडिंग करना, डेंजरस ड्राइविंग करना, 184 की बात करें तो ये सब हमने कवर किया ना। इसके आगे की जो चीज़ें हैं ना उसको कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो प्रमुख संशोधन है, क्योंकि संशोधन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन ये 1988 का एक्ट। संशोधन जो किया गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए बेसिक में एक ओवरव्यू प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। आज के इस क्लास में इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, गुड लक, थैंक यू।